बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश-आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़ैन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और उम्मीद है आपका दिन का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह हुआ होगा और अच्छे से आज आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कैसी हैं ज़हरा आप? मैं फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो का मसला, ये हमारी नस्लों की बका का मसला है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मसला है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमने गुज़श्ता अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की। जब पाकिस्तान भर में इसकी मुहिम चल रही थी, हमने पूरा किरदार अदा करते हुए हमने ज़रा इस पे बात कर लोगों के साथ बिल्कुल। जो है मालूमात शेयर की हैं और हमने आगाही के हवाले से जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की हमने नशिस्तें अपने प्रोग्राम में रखी हैं। बिल्कुल, हम मुसलसल पोलियो की आगाही के ऊपर बात करते रहे। पोलियो मुहिम जब जारी थी और अब जब ये पिछले हफ़्ते कुछ दिनों पहले ख़त्म हुई, लेकिन अब भी हम पोलियो पर बात करेंगे और आगे जानना भी चाहेंगे कि नेक्स्ट जो पोलियो मुहिम है वो कब शुरू होगी और किस तरह से कोविड के दौरान ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉनिटरी बोर्ड का भी ये कहना है कि अगर ये इसको वसी पैमाने पे वैक्सीनेशन नहीं की गई तो साल के एंड तक बहुत ज़्यादा केसेस की तवक्कुआत हैं और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और कोरोना की भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बड़े पैमाने पर किस तरह से वैक्सीनेशन की जा सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक मेहमान भी मौजूद हैं, जनाब शुजात हुसैन साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट के। हम आपसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब, कैसे हैं आप? गुड माशाल्लाह। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान में जो पोलियो के हवाले से उस तरह की कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही है जो हम सोच रहे हैं, जो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी लोगों में वो रिफ्यूज़ल वाले जो हैं वो केसेस सामने आते हैं जब आप पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जाते हैं? तो क्या वालिदैन आज भी मना कर रहे हैं? बिल्कुल, आज भी मना कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके टीवी चैनल की तरफ से ये बात बिल्कुल वादा करना चाहता हूँ कि ये जो पोलियो के 2 कतरे हैं ना, ये बच्चे की बेसिकली जिंदगी की अलामत होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जब आज भी हम फील्ड के अंदर जाते हैं हमें बहुत सारे फिजल पॉकेट्स मिलते हैं जो वो कहते हैं ये पोलियो कतरे जो ना ये बच्चे को पिलाना सही नहीं है, ये हमारी नस्ल कशी कर रहे हैं। और ये इसी टाइप के मुख्तलिफ लोगों पे बहुत से लोग कहते हैं पोलियो कतरे पीते हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। अच्छा, अब इस टाइप के बहुत से सवालात हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये किसी खास तबके के लोग हैं या जिनमें मतलब एक जैसी सोच है, वो किस तबके के लोग हैं? किन किन लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है इस बारे में? इस वजह के तबके का लोग को मैं नहीं कहूँगा, इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। हर तबके के लोग शामिल हैं। हमने देखा बहुत से पोषण के अंदर भी लोग रिसीवल पॉकेट आ जाते हैं, अच्छी आबादियों के अंदर चले आते हैं। इस टाइप की चीजें कोई खास चीज नहीं कहूँगा तबके में, या हर जगह पे अवेलेबिलिटी होती है इन लोगों की। और ये लोग हम पर मुख्तलिफ किस्म के एक ही टाइप के इल्जाम लगाते हैं कि ये नस्ल कशी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे पीने से बच्चा बीमार हो जाता है और ये हम नहीं पिलाएंगे, चाहे हमारी मर्जी। अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया, हम इसको जो ना अल्लाह ही इसको पालेगा। इस टाइप के सवाल जवाब का वास्ता पड़ता है लोगों को। जी शुजात हुसैन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा और यही सोच हमें बदलनी है। और मुझे ये भी बताइए कि अभी जो पोलियो मुहिम जारी थी उसमें कितनी कामयाबी हुई और जो पोलियो टीम्स हैं, पोलियो वर्कर्स हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या हर्डल्स थे जो कि उन्हें फेस करने पड़े? हर्डल्स तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही है रिफ्यूजल का, इससे बड़ा कोई हर्डल नहीं है। जिसको रिजेक्ट करने के लिए हमने सिर्फ डेजिग्नेशन के लोग अपॉइंट किए हुए हैं और कुछ हमारे साथ जो माशरे के जो बहुत ही नोटेबल टाइप के लोग होते हैं वो हमारा साथ देते हैं। और ये जिसको हम सोशल मोबिलाइजर कहते हैं, सोशल मोबिलाइजर आ जाते हैं, वो इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें कामयाबी मिलती है। हमारे पास रिलीजियस सपोर्ट पर्सन होते हैं, वो आते हैं, वो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मसाजिद के उलमा है वो हमारे साथ है, मुफ्ती साहिबान है, वो मुसलसल हमारे साथ रास्ते में रहते हैं और जो
फील्ड में हमारे साथ शाना बशाना काम भी करते हैं। सही सर, वक्त कम कराने। शुजात साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो हकाइक हैं इस हवाले से वो उनसे किया। दोस्तों एक वक्फे की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। यकीनन आप उस हवाले से मालूमात जान के आपको भी खुशी पहुंचेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स यानी बुज़ुर्ग शहरियों के हुकूक़ के, उनकी राइट्स की। और हम फ़हीम अक्सर बात करते हैं अपनी नौजवान नस्ल की, यूथ की, कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 70% यूथ पर मबनी है। लेकिन लास्ट सेंसस के मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। बुजुर्ग शहरी बिल्कुल। उनके हुकूक पे भी बात होनी चाहिए, उन पे भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। इसी हवाले से कल एक बिल मंजूर हुआ है नेशनल असेंबली में। मैं चाहूँगी कि मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँ। इस बिल में कहा गया है कि वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं वो अब ओल्ड एज होम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा जो मुस्तहिक बुज़ुर्ग हैं उनको हुकूमत माली तौर पर भी इमदाद करेगी और उनका इलाज भी मुफ्त कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स और जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, फिजिशियन फ़ीस, उस पर भी 20% रियायत दी जाएगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स सरकारी और प्राइवेट इदारों में भी उनको जो है ना वो डिस्काउंट देने के हवाले से जो है बात की गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। मगर ज़रा ये तो बहुत ही एक अच्छा एक कदम उठाया है हमारी इस हुकूमत ने। हम अप्रिशिएट करते हैं जहां हम मुख्तलिफ चीज़ों पे तनकीद कर रहे होते हैं, वहाँ जो एक अच्छा अगर स्टेप है हमें उस पर भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और वो हम कर रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसी मौके पे मेरा ख्याल है कि देखने वालों की तवज्जो जो है इस जानिब भी दिलवानी चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान सारे बहन भाई हैं, सारे अक्सरियत में हम लोग सारे यहाँ पे रहते हैं। एक मुसलमान मुल्क है, ऐसी जगह पे जहाँ पे बुज़ुर्गों का एहतराम और उनका ख्याल रखने के हवाले से हमें हमारे रिलीजन में एक वाज़ेह तौर पे चीज़ें जो है ना वो बताई गई हैं, हमें हदायत दी गई हैं। ऐसी सोसाइटी में, ऐसे मुआशरे में ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फ़हीम ये वो लोग भी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जो बेसहारा होते हैं। ऐसे भी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, जिनकी औलाद नहीं होती। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी होगा। हाँ नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर वो इस पूरे जितने भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे, जितने हमारे बुजुर्ग शहरी, उनमें से शायद वो आटे में नमक के बराबर हों। मैं वैसे एक ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ, आपका नजरियाती तौर पे एक अलग ख्याल हो सकता है। यही बात करेंगे कि क्या वो मुस्तहिक उन अफराद के लिए जो कि बेसहारा है, जिनके कोई रिलेटिव नहीं है, औलादे नहीं, या वो लोग भी अपने वालिदैन को, क्योंकि एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाएगा कि वो लोग तो नहीं अपने आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ, मैं जो एक ख्याल है वो पेश करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा वो मतलब इस तरह इन चीज़ों का वजूद होना ओवरऑल जो है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है, फ़ख्र की बात नहीं है। मगर यस, जब जिन बुज़ुर्ग माँ बाप, जो बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनके बच्चे अगर ख्याल नहीं रखेंगे और वो दर बदर ठोकरे खाने से बेहतर है कि उन्हें रियासत जो है वो पना दे। ये एक बहुत खुशाइंद बात है जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं जो लोगों का दर्द जो है वो अच्छी तरह से समझते हैं। सोशल वर्कर हैं आप, एक मुख्तलिफ शोबों पे, कुछ मुख्तलिफ सेक्टर्स पे जो है वो खिदमत को सही माने में जो है वो मतलब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सही मानों में जो है काम कर रहे हैं। जनाब तलहा बेग साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह। क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो नया बिल पास हुआ है और या इस हवाले से हुकूमत सोचने की कोशिश कर रही है? देखें, बड़ी खुशाइन बात है। जहाँ हम हुकूमत को तनकीद करते हैं वहाँ हुकूमत की तायद भी करनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है माजी में भी औरतों के हुकूक के हवाले से बिल हो या बच्चों के ज़्यादती के हवाले से बिल हो, बिल तो बन जाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है।
ये वही सरकारी स्कूल वाला हाल होगा जिस तरह घूस स्कूल हैं कि वो स्कूलों का हाल है, फंड्स लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। तो यहाँ भी 2 साल बाद आप शेल्टर होम्स का या ओल्ड एज होम का हाल देखिएगा होगा क्या। तो ये चीज़ें, अच्छा हुकूमत को दूसरी बात ये कि ये अब ख्याल आ रहा है, 25 सालों से तो NGOs काम कर रही थी, चिपा हो, ईदी हो, सलानी हो या फातिमा ओल्ड एज होम हो, तो उस वक्त इन लोगों को, हुकूमत को ये चीज़ नहीं थी। बहरहाल खैर अच्छी बात है, अब चले देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ सोची है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसको जो अकाउंटेबल भी होना चाहिए कि जो उसको जो उसका चेयरमैन होगा या जो ओल्ड एज होम को देखेगा, सारी उसकी देखभाल करेगा, उसको देखना है ये है कि सही मायने में वाकई जो है मुस्तहिक है या कोई वाकई डिज़र्व करता है वो बंदा वहाँ पे उसको जो है अकोमोडेट कर रहे हैं, या फिर जो है सियासी तौर पर वहाँ पर भी जो है इस तरह के लोगों ने अपनी सियासी आमाशगाह बना लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देखना हुकूमत का काम है। तो ये चीज़ अगर हुकूमत देखेगी तो मैं समझता हूँ फिर इंशाल्लाह जो है ओल्ड एज होम भी अच्छी, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को जो है उनको राइट्स मिलेंगे। 2019 में भी आई थिंक एक सीनियर सिटीजन बिल एक्ट 2019 पास हुआ था, तो उस पर भी 1 साल गुजर गया लेकिन आज तक वो आपके सामने है। हुकूक जो है ओल्ड सिटीजन्स को आज तक नहीं मिल रहे। आप यकीन करें, मैं तो देखता रहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इवन ये नादरा की जो लाइन होती है, नादरा जो CNIC के लिए भी लाइन जाते हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स की लाइन है, उसके अंदर भी यंगस्टर्स और यूथ खड़ी हो जाती है। मतलब एहतराम नहीं है। तो बहसियत कौम हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि बुजुर्ग अफराद का हम खुद भी एहतराम करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हुकूमत के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दें। जब हम खुद एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बेहतरी आएगी। तो ये चीज़, तो ये चीज़ें इंसान सोचे। बहरहाल अच्छा स्टेप लिया हुकूमत ने और इंशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट। बिल्कुल, वैसे भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग शहरी हैं ज़रा, हम उनका, हमारी नौजवान नस्ल में आज भी वो एक उनका एहतराम बाकी है और हम इस हवाले से भी बड़े पुरुमीद हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ हम मुंतकिल कर सकेंगे। आज भी जो लोग बस वगैरह में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग आता है, कोई खातून अगर कोई आती है, तो लोग अपनी जगह से फ़ौरन उठ के उन्हें कहते हैं, मौका देते हैं कि आप प्लीज़ आप यहाँ पे बैठिए। ये इस बात से कतई नज़र कि वो कौन है, उनके रिश्तेदार हैं नहीं हैं, मोहल्लेदार हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है। मैं एक छोटा सा वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी ब्रेक में थोड़ा सा वक्त भी है। मैं थाईलैंड में था, एक शूट के लिए वहाँ गया हुआ था। तो मैं वहाँ पे जो उनकी लोकल जो बस है, मैं उसमें सफ़र करने का मैंने सोचा, तो वो 1.5 घंटे का रास्ता था। तो अब वहाँ पे सारे पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है ना वो सारे आगे बैठ जाते हैं। तो जाके बैठ, एक कपल आया जो बूढ़े कुछ 70+ एक कपल था। अब उनके लिए सीट नहीं थी, सब अपनी अपनी जगह पे ऐसे बैठे हुए और अब ऐसे मैंने देखा कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तो खैर मैं फ़ौरन उठा, मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाए। तो उन दोनों ने शेयर कर लिया। वो शायद इसलिए कि मैं इस माशरे में यहाँ पला बड़ा हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो वो सोसाइटी वहाँ आपको पता है थोड़ा, मगर थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग सीट क्यों नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं कि आप वक्त की पाबंदी करें। अगर आपको जाना है तो आप पहले आए, अगर आपको बैठ के जाना है तो आप कुछ देर बाद चले जाएं अगली बस में। उनका अपना नजरिया है। वक्फा आ गया जनाब, एक वक्फे के बाद आते हैं, इस हवाले से बात करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और हमारे साथ आज तलहा बेग साहब मौजूद हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं और हम बुज़ुर्गों के हवाले से, बुज़ुर्ग शहरियों के हवाले से एक अच्छी ख़बर के बारे में आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मगर इसी के साथ साथ एक और ख़बर मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि आज ज़हरा मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आई है ना ज़हरा? ऐसे जी बिल्कुल, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ और चॉकलेट जो है वो कैडबरी मोरो है। आप फ़हीम एक बात बताएं, कभी आपकी एनर्जी आपने फ़ील किया है कि कम हो रही है, कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है काम के दौरान और आप लो फील कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी फील किया और बल्कि बहुत दफ़ा तो शो में लोगों ने भी फील किया कि आज फ़हीम की एनर्जी बड़ी लो है। बिल्कुल, अगर आपकी एनर्जी लो हो तो ये आप ले सकते हैं। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और कैरामल का, और एनर्जी बूस्टर भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ कैडबरी मोरो। जी कैडबरी। ठीक है जी, आज हमारे इस प्रोग्राम में कैडबरी मोरो ने हमें जो है वो ताउन भी किया है इन्होंने, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, तलहा बेग साहब की जानिब बढ़ेंगे जी। सर अब बात करें हम सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ है। अच्छा सर, अब जैसे कि बुजुर्गान जो हैं वो हमारा एक एसेट हैं, बहुत
मतलब उन्होंने 60 बरस जो हैं वो यहाँ दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उनके तजुर्बे से कुछ सीखें और उनको भी इंगेज रखें। कुछ ऐसा आप इस हवाले से कोई तजवीज़ देने? बिल्कुल हो सकता है। ओल्ड एज होम के अंदर इनको चाहिए कि जॉब्स के, नौकरियों के मौके दे दें, क्योंकि इनके पास एक अच्छा तजुर्बा होता है। और दूसरी चीज़ ये देखें, यूबीआई का मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूबीआई जो बनाते हैं ओल्ड एज पेंशन्स के हवाले से, तो वो उसमें भी बहुत, अब मैंने देखा है कि वहाँ भी थोड़ा सा जो है सियासी मदाखलत चलती है। वहाँ बेचारों को पेंशन्स नहीं मिलती, या उनके जो जायज़ हकूक़ होते हैं, जायज़ पैसे होते हैं, वो नहीं मिलते, लंबी कतारें होती हैं, लंबी कतारें। तो वहाँ क्योंकि यूबीआई का मसला जब तक ठीक नहीं होगा तो फिर ये ओल्ड एज होम तो अभी नई चीज़ है, इसको हम कैसे सही करेंगे? तो पहले तो जो बुनियादी मसले हैं उसको सही कर दें, देन मैं समझता हूँ कि फिर इसके ऊपर भी काम हो सकता है। हाँ, ये है कि हमें जो हमारे एक्सपीरियंस, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उससे हमें सीखना चाहिए, हमें वहाँ बैठना चाहिए, उनको किसी ऐसे शोबे में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट को कोई ऐसे शोबे में उनको लगवा दें। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके वहाँ पे उनको लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कि जो नौजवान है उनको एक तजुर्बा मिलेगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा, वो लोग भी इंगेज रहेंगे, बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं ये जो सोशल NGOs हैं उनको मैं बड़ा सराहूँगा कि महदूद वसाइल के साथ जो ओल्ड एज होम चला रही है, उनके पास इतनी फंडिंग्स भी नहीं है, इतना डोनेशंस भी नहीं है, और फिर भी वो ओल्ड एज होम चला रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रियासत के पास तो पूरी मशीनरीज हैं, रियासत के पास तो सब कुछ है, फिर वो ये काम नहीं कर रही, तो ये एक उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि आप अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काम करें। और ज़ाहिर वो हमारे मुल्क का असासा है और उनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो वालिद की शक्ल में भी हो सकता है, वालदा की शक्ल में भी हो सकता है। और ऐसे ज़रूरी नहीं, लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि उनके औलाद ही नहीं होती, तो किसी के हस्बैंड चले जाते हैं, कोई जो है बेवा हो जाती हैं, तो उनको ज़ाहिर है कोई नहीं रख सकता, तो हुकूमत का काम है उनको संभालना, हुकूमत का, रियासत का काम उनको देखे, उनको अकोमोडेट करे, उनको संभाले, उनकी यूबीआई के थ्रू उनके जो पैसे होते हैं माहाना वो भी आए, उसके अलावा उनको जॉब्स में, मतलब ऐसा हो कि जब मदीने की रियासत का एक दावा किया तो बिल्कुल बन के दिखाए मदीने की रियासत, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एक दो दफ़ा मेरा ओल्ड एज होम जाने का इत्तफाक हुआ है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, तो वो जितने भी लोग होते हैं उन्हें आप जितनी मर्जी सहूलियात दे दें, वो अंदर से इतने नाखुश होते हैं, उनके दिल टूटे हुए होते हैं। बेशक आप ये देखें कि एक इंसान जिसने अपने बच्चों को बड़ा किया, ठीक है, पता नहीं कितने दुख झेले होंगे उन्होंने, कितने अपने पेट काट के उनको नवाले खिलाए होंगे, और जब वो थोड़े से बुजुर्ग हुए या मतलब, और तो फिर मसला ये होगा कि मैं इन्हें अपने पास नहीं रख रहा, और वो बेचारे दर बदर ये सड़कों पे कुछ लोगों ने धक्के खाए, और कुछ लोगों ने खुद अपने उन बुजुर्गों को जाके इन ओल्ड एज होम में जाके जमा करवाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह टूटे हुए लोगों में, उन्हें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बड़े ज़रूरी वहाँ पे चाहिए होंगे, और मुख्तलिफ किस्म के खेल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। काम करने की तो एज उनकी ख़त्म हो चुकी है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या उन्हें बाकी काम करवाना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ भी हैं, काम जो उनका पसंदीदा शोबा है, ज़रूरी नहीं। जो टूटे हुए लोग हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन ये है कि आपकी जो बात है टूटे हुए हैं, तो ये देखना चाहिए पहले कि वो टूटे हुए किस वजह से हैं, कि औलाद ने उनको कर दिया, तो इसके खिलाफ भी कोई कानून ऐसा एक्शन में लाए कि क्यों औलाद इस तरह जो है अपने माँ बाप को, मतलब ऐसे तो मुसलमान हम लोगों के ऊपर ये देखा जाए, माँ बाप तो हमारे लिए जन्नत का मकाम रखते हैं, कि वो तो इस तरह क्यों औलाद इस तरह करती है माँ बाप के साथ, कि उनको जो है ओल्ड एज होम जाके छोड़ के आ रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो रोड पर छोड़ देती है और घर से निकाल देती है, तो बेचारे दर बदर फिर यहाँ पे आते हैं फलाही इदारों के पास या ओल्ड एज होम जाते हैं। तो इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए जिसके जो ऐसी औलादों के खिलाफ एक्शन हो, कोई तरीक़ेकार बनाए कि क्यों इस तरह आप लोग कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर वो कम से कम कुछ ना कुछ तो इसमें बेहतरी आएगी। बाकी ये है कि एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्नूकर इंडोर एक्टिविटीज़ में, जैसे स्नूकर हो गया या कैरम है, और बहुत सारी, और आउटडोर भी अच्छा है, फिटनेस उनकी अच्छी रहेगी, तो लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा होता है बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसी एनजीओ, कि वो लोग ज़बरदस्ती बस, जैसे जेलों की हालात होती है उस तरह ओल्ड एज होम की भी हालात है। चलें आपके टाइम हो गया, पीटी का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब ये टाइम है, मतलब आप उनको छोड़ दें, क्यों बेचारों को आखिरी वक्त है, वो अल्लाह
बेहतर जानता है कि कब वो क्या है, उनकी किस तरह सेहत है, किस बीमारियों में मुब्तला है, उनकी मेडिसिन का मसला है, बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह करे ये जो बिल हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद हो, इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो, ताकि हम समझते हैं कि सही जो है बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को उनको अकोमोडेट कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बुजुर्ग अफराद को कोई ना कोई मसला बीमारी होती है, तो अभी जी ये मेडिकल जो इस पे कहा जा रहा है कि 20% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा दवाओं पे और जो टेस्ट वगैरह हैं, तो आपको लगता है इस पे अमल दरामद होगा या फिर ये जो बना दिया है इसमें भी एक मसला ये आएगा कि अभी उसके कार्ड्स बनेंगे, ऐसे फ़ौरन तो 20% नहीं देंगे, कोई भी जाके उसमें पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके कार्ड्स बनाएंगे, कार्ड्स के बाद फिर 20% डिस्काउंट होगा। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था या दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कार्ड के थ्रू ये काम करते हैं। लेकिन मसला ये होता है यहाँ सियासी लोग बहुत आ जाते हैं और एक पॉलिटिकल जो है फिर एक सिस्टम चल रहा होता है कि नहीं यार इन लोगों को ही करो, इन या हमारे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरिट की बुनियाद पे जो डिज़र्व करता है, जो वाकई बेचारा बेघर है या वाकई जिसको नीड है उसके साथ हो। आप ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम सही कर दें, मैं समझता हूँ सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये मेडिकल का बहुत बड़ा एक मसला है, अल्लाह करे मामला सेट हो जाए, लेकिन ये है कि इसके लिए पहले हमें अकाउंटेबिलिटी करनी ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तलहा बेग साहब, आप तशरीफ़ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही। और हम हुकूमत से इसी हवाले से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हाल ही में जो दवाओं की कीमतों में इजाफा किया गया है, वो दवाइयाँ जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की और दूसरी हार्ट की दवाइयाँ जो बुज़ुर्गों के इस्तेमाल में होती हैं ज़्यादातर, उनमें कीमतें जो हैं वो कम की जाएं और इन बुज़ुर्ग शहरियों को वो दवाएं मुफ्त में फ़राहम करने के बारे में कुछ सोचा जाए। और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा सरमाया है। हम दुआ करते हैं कि हमारे ये बुज़ुर्ग जो हैं हमारे सरों पे इनका साया हमेशा कायम रहे। और एक चीज़ और जाते जाते मैं सिर्फ कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो ओल्ड एज होम में, अगर आप किसी से पूछें ना कि आपके बेटे का नाम क्या है, आपको कौन छोड़ के गया, वो उसका नाम भी नहीं बताएंगे, सिर्फ इस वजह से कि हमारे बेटे की जो है ना इज़्ज़त में कमी ना आए। इतना प्यार करने वालों के साथ जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हुकूमत के इस कदम को सराहते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को, ज़हरा रज़ा को आप इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।